ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां सपा जिला कार्यालय में वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम की अध्यक्षता में मनाया गया। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। ककोर स्थित सपा जिला कार्यालय में वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम की अध्यक्षता में मनाया गया, जहां उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई और उनके शौर्य और त्याग को याद किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय बलिदान देना उचित समझा। इस अवसर पर लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में मृत 15 छात्रों को भी 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में विधायक प्रदीप यादव सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम लोग महारानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं और इस अवसर पर उनको सत सत नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम लोग अभी हाल ही में जो लखनऊ में अग्निकांड हुआ है, उसमें 15 परिवार के बच्चे मृत हुए हैं और उनको हम लोग अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत ही दुखद घटना है। इस अवसर पर हम लोग उन परिवारीजनों के लिए भी और उन मृत आत्माओं के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस परिवार को वो ताकत प्रदान करे और मृत आत्माओं को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। और हम लोग उनकी याद में 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। औरैया से सीनू संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं में बीएसएनएल के सहायक महाप्रबंधक मयंक रस्तोगी ने बताया कि भारत सरकार की भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है, जिससे हर घर फाइबर और हर गांव डिजिटल का लक्ष्य पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल ने 259 रुपये प्रतिमाह का नया रूरल फाइबर प्लान शुरू किया है, जिसमें इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और ओटीटी सुविधा शामिल है। साथ ही भारत नेट उद्यमी योजना के तहत युवा और उद्यमी कम निवेश में एफटीटीएस सेवाएं शुरू कर मासिक आय कमा सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत बीएसएनएल प्रांगण में। आज इस प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है हमारा, वो सर्वप्रथम तो यह है कि जो भारत सरकार का डिजिटल क्रांति का जो मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए बीएसएनएल ने एक बहुत ही अच्छा अपने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक प्लान लॉन्च किया है, जो कि मात्र 259 रुपये प्रति माह में लॉन्च किया है। इसके अंदर 25 Mbps स्पीड मिलेगी, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और इसके साथ ही साथ ओटीटी सेवाएं भी फ्री में उपलब्ध कराई जाए। तो एक तो ये बहुत ही अच्छा, जिससे कि हर घर इंटरनेट पहुंच सके, हर गांव डिजिटल हो सके, इस मिशन को लेते हुए ये प्लान बीएसएनएल द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा बिंदु जो हम इस प्रेस वार्ता के थ्रू बताना चाहते हैं, वो ये है कि जो भारत सरकार की इस समय एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जो है भारत नेट अमेंडमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उन सभी ग्राम पंचायतों को रिंग आर्किटेक्चर में जोड़ने का काम बीएसएनएल इस समय कर रहा है। और जैसा कि हमारे यहाँ बदायूं क्षेत्र में लगभग 19 ब्लॉक हैं, 11 पुराने ब्लॉक जो कि पहले से थे और 8 नए ब्लॉक इसमें जुड़े हैं। इन 19 ब्लॉकों में सब जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, उन सबको रिंग आर्किटेक्चर में लाने का काम भारत सरकार द्वारा इस समय किया जा रहा है। और रिंग आर्किटेक्चर में लाने का पर्पस ये है कि अगर कोई भी सेवा किसी भी ग्राम पंचायत में अगर कनेक्टिविटी ब्रेक होती है, जो कि अमूमन होती रहती है कई बार, तो दूसरे रास्ते के थ्रू वो वहाँ इंटरनेट की सुविधाएं चलती रहें। लोगों को जो भी अपनी पढ़ाई में या जो भी टेलीमेडिसिन वगैरह, जो भी सेवाएं अपने सरकारी जो भी स्कीम्स होती हैं, उनका लाभ उठाने में उन लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और तीसरा जो हमारा
एक बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है वो ये है कि इस समय BSNL युवाओं के लिए रोज़गार भी प्रदान करने के लिए एक स्कीम चला रहा है जो कि है भारत नेट उद्यमी योजना। इस भारत नेट उद्यमी योजना के तहत हमसे कोई भी जो भी युवा हैं जो कि अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं या मान लीजिए कि अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, कोई केबल ऑपरेटर्स हैं, कोई और हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। 1 से 2 लाख रुपए लगभग निवेश वो करेंगे तो उन्हें एक अच्छी खासी आमदनी हमसे इस बिज़नेस से प्राप्त हो सकती है। उन्हें घर घर FTTH कनेक्शन देना है। ये जितनी भी योजनाएं हैं ये सब की सब ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस है इनका, ठीक है। और यही हम अपील करना चाहेंगे कि BSNL से जुड़ें और डिजिटल भारत के निर्माण में सहभागी बने। सर 259 रुपये में क्या क्या फैसिलिटी? 259 रुपये में जैसा मैंने आपको अभी बताया 25 Mbps की स्पीड है, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग है और इसके साथ ही साथ प्रसार भारती के साथ एक हमारा MOU है, उसमें वेव्स OTT की सेवाएं भी इसके अंदर दी जाएंगी। सर सबसे बड़ा इशू आता है नेटवर्क का। नेटवर्क गांव में आप छोड़िए, कस्बों में, शहरों में नहीं आता, क्या नहीं? जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात को पहले ही यहाँ पर बताया कि जो भारत सरकार का इस समय ये जो प्रोजेक्ट है ये है भारत सरकार का भारत नेट अमेंडमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 3, जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था, ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया था। उसमें क्या रहा कि सिर्फ सिंगल कनेक्टिविटी के थ्रू उन्हें जोड़ा गया। तो उससे क्या होता है, जैसा कि आपको भी पता होगा कि इस समय बहुत ज़्यादा विकास चारों ओर चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, हर तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं। अगर मैं बदायूं क्षेत्र की ही बात करूं तो चारों दिशाओं में मेरा चाहे बदायूं बरेली हो, चाहे मेरा बदायूं बिलसी इस्लाम नगर वाला रोड वाइडनिंग का कार्य हो, चाहे मेरा बदायूं डाटागंज का हो, चाहे बदायूं उझानी का हो, हर तरफ कार्य चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारी जो OFC केबल्स होती हैं वो कटती हैं और ग्रामीण लोगों को उससे इंटरनेट इंटरप्शन का सामना करना पड़ता है और सेवाएं बाधित होती हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हमारा आज की डेट में चल रहा है ये है रिंग आर्किटेक्चर में लाने का कार्य कर रहा है। अगर मेरी सेवाएं किसी भी एक रास्ते से बाधित हो जाती हैं तो वो दूसरे रास्ते से इंटरनेट उनका चलता रहेगा और यही हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट है। सर शहरी क्षेत्रों के लिए क्या विशेष? शहरी क्षेत्रों के लिए भी हमारे बहुत सारे अट्रैक्टिव प्लान्स हैं, जैसे कि 599, 625, इसमें हम OTT भी दे रहे हैं उनको। OTT के लिए बल्कि हम लोगों ने एक स्पेशल पैक भी निकाला है जो सेपरेट OTT के लिए मात्र 199 रुपये में हम 3 से 4 OTT क्लब करके उसमें दे रहे हैं। तो वो भी अगर कोई भी जो हमारे कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं तो उसको सेपरेटली भी ऑप्ट कर सकते हैं अपने प्लान्स के। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जा स्थित बड़े मंदिर रोड पर शिवम हॉस्पिटल के नवनिर्मित बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने अस्पताल में अग्निशमन उपकरण और इमरजेंसी एग्जिट की कमी को लेकर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं और प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। मंदिर रोड स्थित है अस्पताल, उसमें आग लगी है। देखिए सूचना मिली थी, क्या पूरा कि वो रहा मामला, किस तरीके की वो समस्या रही सर? एक्चुअली ये शिवम हॉस्पिटल के अंदर आग नहीं थी। शिवम हॉस्पिटल में जैसा कि आप देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इनकी बराबर वाली, उसके अंदर ऊपर जो सोलर पैनल रखा हुआ था उसकी बैटरी में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से ऊपर टेरेस के ऊपर धुआं हुआ था, जिसको तत्काल कंट्रोल कर लिया गया था और फायर स्टेशन गाड़ियाँ मौके पर पहुँच गई थी, एम्बुलेंस भी मौके पर पहुँच गई थी, लेकिन इसमें कोई भी इंजर्ड या कोई भी हताहत नहीं था। और शिवम हॉस्पिटल जो था उसकी बिल्डिंग जो है वो सेपरेट दूसरी बिल्डिंग है और ये इनका जो एक बिल्डिंग का जो काम चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, जिसमें सोलर पैनल जो था उसका इंस्टॉलेशन का काम हो रहा था, जिसकी वजह से ये धुआं हुआ और उसको कंट्रोल कर लिया गया। अच्छा, जिस तरीके आपको सूचना मिली तो ऐसा तो नहीं था कुछ लोग फंस गए थे इसके अंदर? नहीं, ऐसा जो सूचना थी किसी ने गलत सूचना दी थी कि 50 लोग फंस गए हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे जब आए तो जो बिल्डिंग की पूरी खाली है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर मानकों की बात करी जाए तो मानकों पे किस तरीके से उतरा अस्पताल? अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अभी जब इसका फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद ही मानक के अनुरूप जब जो काम होंगे उसी का अकॉर्डिंग को दिखाना है। कहीं ना कहीं लखनऊ में एक बड़ा अग्निकांड हुआ है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसको चलते हुए बुलंदशहर किस तरीके से खुर्जा आप देख रहे हैं सर? देखिए, जो ये लखनऊ में बड़ा एक दुखद घटना घटित हुई थी, उसको देखते हुए पहले भी यहाँ पे बुलंदशहर में ड्राइव चलाए गए हैं जब अहमदाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था, और अभी भी लगातार ड्राइव चलाए जा रहे हैं। आज भी जितने भी कोचिंग सेंटर थे उनके साथ मीटिंग की गई है ताकि जो लखनऊ जैसी घटना है वो जनपद बुलंदशहर में या खुर्जा में ना हो।
और जो मानकों पे खरे नहीं उतरते सर, उन पे क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ उनकी सीलिंग की कार्रवाई जारी है, उनको नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं और जल्द ही उन बिल्डिंगों को सील भी कराया जाएगा। आपका सुमित, ये शिवम अस्पताल में आग लगी है, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से आग लगी? पता नहीं, हम तो यहाँ पे बैठे थे, पता पड़ी ऊपर आग लगी, हम भाग कर गए थे ऊपर के लिए। हमने मट्टी से, रेतों से और गमला वगैरह फोड़ के आग बुझाई है। सिलेंडर ले गए थे, सिलेंडर भी कामयाब किए। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मगर काफ़ी ज़्यादा आग लग गई। बैटरी से फोल्ड होने के कारण आग लगी थी। गर्मी के कारण बैटरी में फोल्ड हो गया था, इस वजह से आग लगी। और बिगीज में बैठे हुए मैनेजर साहब ने, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने उनको बताया। फिर यहाँ से पाइप ले जाके आग कंट्रोल करी गई है, फायर ब्रिगेड आई है, सब जब जाके मामला शांत हुआ है। काफ़ी लेट आई है। अच्छा, ये बताओ, जिस तरीके से आग बुझाने के जो अग्निशमन जो उपकरण होते हैं, तो उपकरण नहीं थे क्या? सारे कोई फायदा नहीं हुआ। पर जो नॉर्मली चीजें रहती जो होती है, जो बाल्टी में रखी जाती है, वो भी नहीं थी। गमलों से मिट्टी गमले तोड़े थे मट्टी के, दूसरे हॉस्पिटल से गमले तोड़े गए, उसके बाद ये मट्टी फेंकी गई। गमलों से मिट्टी निकाल के डाली, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करी गई है। क्या लगता है, लापरवाही रही? लापरवाही है, अस्पताल की लापरवाही है। लापरवाही। एक तो कम से कम 15-20 मिनट पहले फोन करा गया, अब आइए ये अब पुलिस वाले भी कम से कम 10 से 15 मिनट बाद आए। अच्छा, जिस तरीके से लखनऊ में एक अग्निकांड हुआ है बहुत बड़ा, आपको पता है? तो योगी सरकार के साफ आदेश है कि जो मानक है, मानकों का पालन करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मानकों का पालन हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे नहीं हुआ। वाले हम तो यहाँ से उठ के गए थे, साइड में बैठे थे। हमने तो कुछ जान बचाई है और भी किसी में आज नहीं आई है, सारे पेशेंट सेफ हैं। आपको नहीं लगता अगर कोई बड़ी आग ज़्यादा फैल जाती तो बड़ी घटना हो जाती? हादसा ऊपर हुआ था, इस वजह से सारा मामला कंट्रोल है। अगर हादसा बीच में अगर कहीं और हुआ होता तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। चंदौली के मुगलसराय क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ वाराणसी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 501.380 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान बिहार के रोहतास जिले के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कटरिया अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें लोहे के एंगल और मसालों के बीच छिपाकर रखे गए 20 बोरों में गांजा मिला। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं और पूछताछ में सामने आया कि ये गांजा उड़ीसा से लाकर पूर्वांचल में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। चंदौली से सीनियर संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। फतेहपुर जनपद के सुल्तानपुर घोष चौराहे पर मुहर्रम के पवित्र माह के दौरान करबला के 72 शहीदों की याद में अकीदतमंदों द्वारा शरबत और ठंडे पानी की सबील लगाई गई। इस दौरान राहगीरों, यात्रियों और स्थानीय लोगों को शरबत पिलाकर इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और करबला की घटना को इंसानियत, सत्य, न्याय के प्रतीक के रूप में याद किया गया। सबील में मौजूद लोगों ने बताया कि यजीदी फौज द्वारा इमाम हुसैन और उनके परिवार को 3 दिनों तक पानी से वंचित रखा गया था, लेकिन उन्होंने अत्याचार के सामने झुकने के बजाय सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी।
अकीदतमंदों ने कहा कि मुहर्रम के दौरान लगाई जाने वाली ऐसी सबीलें इंसानियत, भाईचारे और सेवा भाव का संदेश देती हैं और ये परंपरा आज भी लोगों को मानवता की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां जतारा निवासी राहुल रैकवार का बैग झांसी कानपुर चुंगी तक यात्रा के दौरान एक आपे में छूट गया था, जिसमें मार्कशीट, मोबाइल, अन्य कीमती सामान थे। यातायात पुलिस मऊरानीपुर ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर आपे चालक अरुण कुमार सोनी से संपर्क किया और बैग की पुष्टि कर उसे सुरक्षित बरामद कराया। बाद में राहुल के सामने सामान की पहचान कराकर उसे सही हालत में वापस सुपुर्द कर दिया गया। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ललितपुर की महरौनी तहसील के ग्राम समोगर निवासी कविता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट और पैसों की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। महिला ने बताया कि शादी के बाद से ही उसे लगातार परेशान किया जा रहा है और रुपए लाने का दबाव बनाया जाता है, जबकि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। पीड़िता ने अपनी सुरक्षा की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत को संबंधित थाना पुलिस को भेजकर जाँच की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। मैं आपका कविता कहाँ की रहने वाली हैं आप? मनगुआ के। अच्छा, क्या मामला लेकर आई हैं आप? नए आदमी ने खूब न मारो और जो बड़ी जेठानी ने मारो, जेठ ने मारो, सास ससुर ने मारो, ससुर ने मारो, गाड़ी दे रहा तो क्या ऐसे समय थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी आपने पहले? करवाई थी, वो गाड़ी दे रहा तो क्या हुआ? 5 लाख रुपए दो। किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? कह रहा बाप यो मत ऐसा पैसा ले आओ, पैसा दो। कौन मांग रहे हैं? ससुर मांग रहा, बड़ा जेठ मांग रहा और बड़ी जेठानी मांग रही। अच्छा, ऐसे संबंध आपने संबंधित थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी? थाने गई थी आप पहले? हाँ गए थे। क्या हुआ? नहीं भाई होते। क्या चाहती हैं आप? ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र ठाकुरद्वारा में अवैध कच्ची शराब के कारोबार से युवाओं, महिलाओं और बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कच्ची शराब की बिक्री से गांव में आए दिन झगड़े और अशांति की स्थिति बनी रहती है, लेकिन आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। ग्राम लालपुर पीपलसाना के 70 वर्षीय बुजुर्ग राजकुमार ने शिकायत में कहा है कि कई बार सूचना देने के बावजूद कार्रवाई न होने से अवैध शराब कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय उदासीनता के कारण क्षेत्र के लगभग आधे गांव में यही स्थिति बनी हुई है, जिससे आम लोग शिकायत करने से भी डर रहे हैं और माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? हाँ साहब, मेरा नाम है राजकुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं साहब लालापुर का रहने वाला हूँ। लालापुर पीपलसाना नाम है मेरे गाँव। अच्छा, तो क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि साहब हमारे धोरे एक आदमी काम करता था और वो काम करता था, विश्वास का आदमी था पहले, तो अब से 5-6 साल पहले वो काम करते रहते। मैं साहब बीमार रहा हूँ और मैं जंगल के जाने में भी असमर्थ हूँ, देखभाल करने में भी। अब साहब वो ही मालिक था, अब वो मेरी चोरी करके करने लगा। चोरी करते करते वो इतना बढ़ गया कि मेरे बड़े बड़े सामान भी वो उठा के लाने लगा। मेरी वहाँ एक कमरा बनाने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से ये शोर है कि तेंदुआ फला जगह है, तेंदुआ फला जगह है। मेरे खेत के पास में भी साहब एक नदी आ रही है, तो मैंने सोचा एक सुरक्षा के लिए, जैसे रात उत में पानी चलाने लगे हैं, तो मैं सुरक्षा के लिए मन गया एक कोठरी बनवा लो यहाँ, और एक कोठरी बन जाएगी तो उसके ऊपर बैठे रहे रात में तो सुरक्षा रहेगी जी। तो उस लिहाज से मेरे चौके पड़े थे वहाँ लगभग 30,000 चौके भी भल लाया मेरे। और मेरे वहाँ लाही रखी थी, उसमें वो मेरी लाही भी निकाल लाया कोठरी में से, जो मेरी ट्यूबवेल की कोठरी है। जो निकाल कर लाए, क्या नाम है उनका? उसका नाम है साहब फलोरी उर्फ राजेश। अच्छा, कहाँ के निवास, कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला साहब लालापुर पीपलसाना का ही है। अच्छा, मुझोर आदमी है जी। और साहब हमें भी मारने की धमकी देता है। अगर मैं कहता हूँ तो कि भाई तू ऐसा क्यों करता है, तो यहाँ रहता है और यहाँ काम करता है, तो और तुझे यहाँ सफाद है, तो इतने काम मैंने ज़्यादा वो करोगे तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकूँ। मेरा क्या कर लोगे तुम, या कोई भी मेरा क्या करेगा? अच्छा, और धड़ल्ले से साहब शराब बेचे। आपने इस चीज़ किस तरह की शराब बेचते हैं? ये साहब वो कच्ची शराब क्या है, वो तो जहर ही समझो एक तरह से, वो बेचता। ये शराब कितने समय से बेचते हैं? तो साहब कई साल हो गए। तो क्या पुलिस ने या आबकारी विभाग यहाँ ना आकर जांच करी कभी? आते हैं, भाग जा हैं, पुलिस भी आवे है, आबकारी विभाग के भी आने हैं, भाग जा हैं, जैसा हो सके कोई उनसे कोई बातचीत कर लेते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको अब अपनी सुरक्षा के लिए क्या आपने
मांग करी है पुलिस से? मैंने साहब मांग करी है पुलिस से कि साहब मुझे जान का भी खतरा है, मुझे जान से मारने की भी धमकी देता है, मुझे आदमी है बदमाश टाइप का। आपने कहाँ शिकायतें की हैं इस चीज़ को लेकर? मैंने साहब कोतवाल साहब को भी दी है एक एप्लीकेशन, मैंने साहब मुख्यमंत्री साहब माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है, और मैंने साहब आबकारी विभाग को भी दी है, और मैंने साहब सीओ साहब को भी दी है। सीओ साहब ने कल मुझे बुलाया भी था, उनसे मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने मुझसे ठीक बात करी और मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं अभी इस पर जांच करवाता हूँ। अच्छा, आपके क्षेत्र में सुरनगर पुलिस चौकी आपके क्षेत्र में ही आती है क्या? जी हाँ, सुरनगर पुलिस चौकी हमारे क्षेत्र में है। वहाँ से किस तरह का सहयोग मिला आपको? वहाँ से साहब कोई सहयोग नहीं मिलता, सहयोग मिलने की बजाय और वो गुमराह करते हैं। सर, यहाँ पे जो आपके यहाँ कच्ची शराब बिकती है, तो क्या यहाँ वो लोग भी, बाहर के लोग भी लेने के लिए आते हैं क्या? यहाँ साहब यहाँ गाँव वाले खुदे में हैं, और गाँव वालों बहुत बड़ा काम है इनका शराब का, और बतेरे लोग ले जा हैं, और बच्चे भी परेशान हैं, पत्नी भी परेशान है उनकी, जो ले जाते हैं। अब साहब इनके डर की वजह से कोई कहीं कोई शिकायत नहीं करता, कोई कुछ कहता नहीं। अच्छा, हाँ, यहाँ जो है युवा पीढ़ी पे बहुत इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, और युवा पीढ़ी के साथ साथ बच्चों पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, और उन आदमियों की पत्नियां भी, परिवार भी सब परेशान हैं, दुखी हैं, और शिकायत नहीं कर सकते इनके डर की वजह से भी। बहुत मुझोर लोग हैं। क्या पहले कोई किसी तरह की घटना घटित तो नहीं हुई है? पहले घटना साल भर 6 महीने 2 महीने पहले भी 2-3 आदमी हैं मर चुके। किस कारण से मरे? शराब पी के ही मर गए। शराब की वजह से? इनकी डर की वजह से कोई शिकायत करने की नहीं जाता। यानी कि ये दबंग तरह के व्यक्ति हैं। हाँ, और पुलिस को दिखाते हैं साहब हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े वो हैं, हम बड़े वो हैं। ये शराब यहीं बनाते हैं या कहीं बाहर से मंगाते हैं? बाहर से मंगाते हैं। बाहर से मंगाते हैं। हाँ। ये किस समय बेचते हैं शराब? शाम को ज़्यादा बिकती है, करीब 8 बजे से बाद में। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता देशरतन सिंह चौहान की रिपोर्ट। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने छिनैती के मामले में वांछित 2 बदमाशों गणेश सोनकर और दीपक पाठक को एड़े काशीराम आवास के पीछे से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, 8,000 रुपये नगद और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। दोनों पर 16 जून को महिला से सोने का टप लूटने का आरोप है, जिसमें दीपक पाठक का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। यह कार्रवाई इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह और एसओजी प्रभारी गौरव सिंह के नेतृत्व में की गई। क्या घटना है और किस तरह का खुलासा है ये? देखिए, दिनांक 16 जून 2026 को थाना क्षेत्र लालपुर पांडेपुर से एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वादी मुकदमा सुभाष द्वारा बताया गया कि उनकी वृद्ध माताजी के साथ में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा छिनैती की घटना को कारित किया है, जिसमें उनके सोने के टॉप्स को छीन लिया गया है। इस सूचना पर थाना लालपुर पांडेपुर को सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 165/26 पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात थाना स्तर से पुलिस टीमों का गठन किया गया एवं थाना लालपुर पांडेपुर पुलिस टीम और एसओजी की जॉइंट टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरास देखे गए। मैनुअल इनपुट के माध्यम से तमामी कार्रवाई के बाद में दिनांक 23 जून 2026 को 2 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम गणेश सोनकर और दीपक पाठक हैं। दोनों ही निवासी चौबेपुर थाना क्षेत्र के हैं। इन दोनों अभियुक्तगणों के पास से जो रिकवरी हुई है, इसमें हीरो की एक्सट्रीम मोटरसाइकिल, 8,000 रुपये नकद और साथ में 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। जो टॉप्स चोरी हुआ था, मतलब छिनौती हुई थी, वो भी बरामद हो गया? और टॉप्स के संबंध में गिलट बाजार स्थित मुथूट फाइनेंस में इन लोगों ने उन टॉप्स को जमा कर दिया था, जिसके एवज में इन्होंने 20,000 रुपये लिए थे। तो ये क्या आदतन अपराधी हैं? इसमें क्रिमिनल हिस्ट्री गणेश सोनकर की तो नील है, सिर्फ ये जो 165/26 मुकदमा है ये पंजीकृत है। रही बात दीपक पाठक की, तो इनके ऊपर इस मुकदमे को इंक्लूड करके 2 मुकदमे हैं, जिसमें 22 का एक गौकशी का मुकदमा है और 20 का एक चोरी का छिनैती का मुकदमा। क्या मैम कोई और भी इसमें शामिल है? वाराणसी से सीनियर संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।